तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजोनेंस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज नाउ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसको हिंदी में कहते हैं अनुनाद। इसका हिंदी नेम होता है अनुनाद। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट अल्टीमेट टॉपिक है अपने आप में। ग्रेट आर्टिकल, नोट कर लिया सब। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुनाद। ठीक है। इसके बिना कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। अगर ये किसी को ना आता हो ना तो कभी उसको ऑर्गेनिक नहीं आ पाएगा। तो सो इंपॉर्टेंट हेडिंग है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो रेजोनेंस क्या चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए फोकस करें। जैसे आपने कभी देखा होगा कुछ कंपाउंड केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स ना, देखो हम सब अटेंशन पे करने हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं, घूमते। ध्यान देना, जैसे ये कंपाउंड आपको पता है इसे बेंजीन कहते हैं, बेंजीन। ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। पता है क्या होता है? अब जो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ना एक प्लेस पर रुकते नहीं है। रुकते नहीं, ये अपने आप घूमते घूमते ही आ जाते हैं। जब ये यहाँ आते हैं ये आगे चले जाते हैं। ये आगे गए तो इसको आगे जाना पड़ता है। तो बेंजीन अपने आप को ऐसे बना देते हैं। बेंजीन ने खुद को ऐसे ही, ऐसा नहीं कि प्रोसेस रुक गया, फिर इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए। इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन कभी रुकेंगे ही नहीं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन कभी रुकेंगे नहीं, लगातार घूमते रहेंगे। लगातार घूमते रहेंगे, इसे कहते हैं डी लोकलाइजेशन। केमिस्ट्री इसके लिए वर्ड बोलती है डी लोकलाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? डी लोकलाइजेशन हो रहा है। जैसे मान लो ये फैन है, अभी हम इसको ऑन कर दें, बस इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, ये लगातार घूमता रहेगा। इंपॉर्टेंट है इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, बस लाइट आती रहे, ये लगातार घूमता रहेगा। इसके ब्लेड बार बार डीलोकलाइज 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 होते रहेंगे। जैसे फैन डीलोकलाइज होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज होते हैं। और ये पता कौन से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं? पाई। कौन से हो रहे हैं? पाई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। देखो अभी जैसे अपने 2 टॉपिक फिनिश किए, उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डीलोकलाइजेशन। जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी का नाम क्या होता है? रेजोनेंस। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेंस। इसको रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, डीलोकलाइज का मतलब होता है अपनी जगह से हटना और दोबारा वो जगह प्राप्त भी करना, घूम के वहां आ भी जाना। तो इस केस को हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ओके। तो अगर कहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो केमिस्ट्री इसको बोलती है रेजोनेंस। बोलो आया कुछ समझ? ऐसा बहुत सारे कंपाउंड में होता है। जैसे ये बेंजीन में हो रहा है, मेरे पास एक आयन है कार्बोनेट आयन। देखो इसके अंदर भी ऐसे होता है। जैसे देखो आपको कार्बोनेट दिख रहा है ना, ये पता क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये वाले आगे चले जाएंगे। देखो ये अपने आप को ऐसे बना ले, फिर यहाँ से आगे जाएंगे, फिर ये आगे चले जाएंगे, फिर ये अपने आप को ऐसे बना लेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे, फिर ऐसे। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं कहते। सबसे मेन बात है, इलेक्ट्रॉन कभी भी रुकेंगे नहीं, लगातार घूमते रहेंगे। ये क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसी डीलोकलाइजेशन का नाम क्या होता है? रेजोनेंस। आ रही बात समझ? देखो और आराम से समझो। अभी हमने सुबह इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का। आ रही बात समझ? तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पर डीलोकलाइज हुए, उसका नाम रेजोनेंस हो। ठीक है। एक बार इतना नोट करो। अब इसको बहुत डेप्थ में सिखाते हैं, बहुत डिटेल में अच्छे से।
तो क्लियर सब लोगों ने? तो डेफिनेशन लिखिएगा, रेजोनेंस क्या होता है? नोट कर लें वो ऐसे उठा। ओके बच्चों, डन प्लीज ये। राइट डाउन ये, द delocalization of pi electrons is called resonance. Delocalization of pi electrons is called resonance. Delocalization of pi electrons is called resonance. देखो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन होती है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज होना रेजोनेंस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये होगी। अच्छा, आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों घूम रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स? बंद कर दो इसको, वर्मा जी बंद करके आपको। अच्छा बोलो, ऐसा क्यों हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? नहीं, पाई क्यों घूम रहे हैं? सवाल है घूम ही क्यों रहे हैं, पहला सवाल ये है। क्या फायदा हुआ इलेक्ट्रॉन घूमने से? कि किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, क्या फायदा क्या हो? क्यों घूम रहे हैं? सोच सकते हो? चलो पाई सिग्मा एक अलग बात है, घूम क्यों रहे हैं? पता है इलेक्ट्रॉन के घूमने से उनकी एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा की हानि। जब घूमेंगे तो एनर्जी का लॉस होगा ना। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, अब अभी आप उठ के पीछे चले जाए, पीछे से आगे बैठ जाए, फिर यहाँ आगे बैठ जाए, ऐसे घूमते रहे तो क्या होगा? आपकी एनर्जी का लॉस, आपकी ऊर्जा की हानि। और ऊर्जा की हानि से क्या होता है? एनर्जी कम होने से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी। देखो सुन लो, कोई सोचे ना कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ, कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ गई। कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ गई। आप सोचो ना, उसके इलेक्ट्रॉन अगर घूमेंगे तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा क्या? ऊर्जा लगेगी भी घूमने में। आप इलेक्ट्रॉन के वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, तो ऊर्जा लग रही है। ऊर्जा की लगेंगी तो 100% एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी लॉस से स्टेबिलिटी आती है। देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, रेजोनेंस प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। रेजोनेंस प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बोलो आया कुछ समझ? सेटिस्फाइड? इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इससे स्टेबिलिटी आती है। जब भी किसी में रेजोनेंस होगा ना, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थायित्व मिलेगा। ध्यान रखना। देखो इसको ना प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कैसे आती है स्टेबिलिटी है। देखो जरा ध्यान दिला। देखो इसके लिए मुझे ना एक छोटा सा एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस कैलकुलेशन से पता लग जाता है कि वहां पे स्टेबिलिटी आई। ध्यान देना, देखो कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सीन। हमने इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं।
यहाँ देखें सब बच्चे, साइक्लोहेक्सीन, इसको साइक्लोहेक्सीन कहते हैं, कल आपने आईयूपीएससी पढ़ लिया, बहुत आसान है आपके लिए। और हम क्या कर रहे हैं, उसका हाइड्रोजनीकरण, इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाती है, एक कैटलिस्ट होता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सीन से क्या बन जाती है, हेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन होती है। क्या आगे बात समझ, आपको शायद पता होगा इस प्रोसेस में ना कुछ एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व। मान लो यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हुई 10 किलो जूल, हमने क्या मान लिया, 10 किलो जूल एनर्जी निकल गई इस प्रोसेस में। अच्छा क्यों निकली एनर्जी, एनर्जी क्यों निकली, क्योंकि कंपाउंड में स्टेबिलिटी आई, उसका पाई बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। जब उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना तो उसमें से एनर्जी निकलती है अपने आप, समझ रहे हो आप। ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, उष्मा अक्षेपीय विक्रिया। देखो अब उष्मा निकल रही है अपने, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप निकल रही है। मान लीजिए ये कंपाउंड ऐसे होता, मान लीजिए ये कंपाउंड ऐसे होता, अब क्या होता, दो डबल बॉन्ड थे, इस बार एनर्जी कितनी निकलती बताओ, बताओ, बिल्कुल डबल हो जाती है, इसका 20 हो गई। माइनस का मतलब है एनर्जी निकलना, इसमें एनर्जी निकलती 20 किलो जूल, पहले 10 किलो जूल, अब 20 किलो जूल, सीधी सी बात है। पहले एक डबल बॉन्ड था, अब दो डबल बॉन्ड है, दो में दुगनी निकलेगी, दो बार उसमें स्थायित्व आया। अब आगे तीन डबल बॉन्ड, अब आगे तीन डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड तीन आ गए तो इस बार एनर्जी कितनी निकलेगी, अब निकलेगी 30। लेकिन पता सरप्राइज बात क्या है, देखो देखो बच्चों, 30 निकलती नहीं, इस बार 30 ही निकलती। 30 हमारी एक्सपेक्टेड तो है, जो एंथैल्पीज पर आ रही है ना, मान लीजिए वो 27 आ रही, 27 आ रही, जबकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितनी थी, 30। निकलनी चाहिए 30, निकली 27। तीन कहाँ चले गए, ये तीन का अंतर कहाँ गया, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन के घूमने में खर्च हो गया। इलेक्ट्रॉन घूमे होंगे पक्का, सोचो आप, मान लीजिए आप जैसे यहाँ कोचिंग करने के लिए आते हो, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, आप घर से 100 रुपए लेके चले, 100 रुपए आपको पापा ने के दिए, ले जाइए भाई, होते हैं खर्चे रास्ते में। अब घर पहुंचते पहुंचते वो 20 रुपए रह गए, मान लेते हैं, रास्ते में किराया भी लगा, मान लीजिए ऑटो किराया 20 रुपए जाने का, 20 रुपए आने का, मान लेते हैं एक बार को। तो रूम के हिसाब से 100 रुपए आपको दिए थे, 40 आपने खर्च किए, 60 रुपए आपके पास बचने चाहिए थे, बचे कितने, 20 रुपए, तो 40 रुपए कहाँ गए। हो सकता है कुछ रास्ते में आपने खा भी लिया हो, इसका मतलब ये तो होगा, कोई बात नहीं, चलो भाई बच्चे ने कुछ खा लिया होगा इसलिए खर्च हो गया, ये तो मतलब हुआ कि 40 रुपए कहीं खर्च हुए खाने पीने में। एग्जैक्टली यहाँ पर है, जब हम 30 दे रहे थे, 30 मिलनी चाहिए थी, 27 क्यों मिली, वो तीन कहाँ गई, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस हुआ। जैसे वहां खाने पीने का पता लगा ना कि कुछ खाया पिया हुआ इस बंदे ने, चाय वे ले ली, वट जो भी लिया, ऐसे ही यहाँ पक्की बात रेजोनेंस हुआ। क्या सबूत है, सबूत आपके सामने है, एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए, 30 मिल रही 27, पक्की बात है रेजोनेंस हुआ। समझ पा रहे हो, सोच के देखो आप, मान लो आपने एक क्वेश्चन किया ऐसे ही, एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, 5 नंबर का एक सवाल है, बिल्कुल सही करा आपने, बिल्कुल सही, वो था, मान लेते हैं हिंदी का क्वेश्चन था, बिल्कुल सही लिखा आपने, कोई जरा सी गलती नहीं है, तभी टीचर ने आपको 4 नंबर दिए, 1 नंबर क्यों काटा, टीचर क्या बोलेंगे, हैंड राइटिंग का नंबर काट लिया हमने, राइटिंग खराब थी तुम्हारी, समझ नहीं आ रहा ठीक से क्या लिखा होगा, कह सकते हैं ना वो, ऐसे ही हम कह सकते हैं। जब 30 किलो जूल मिलनी थी, 27 क्यों मिली, तीन कहां चली गई, वहां रेजोनेंस हुआ पक्की बात। ये रेजोनेंस के होने का सबूत है, रेजोनेंस के होने का प्रूफ, समझ पा रहे हैं सब बच्चे, ये रेजोनेंस के होने का प्रूफ है, प्रूफ बहुत बड़ा, इसे साफ इंडिकेशन मिलता है यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, देख लो आपके सामने है, 10 यहाँ, 20 यहाँ, तो यहाँ 30 क्यों नहीं। और एक बात और है, ये जो 30 और 27 का अंतर है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को पता हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा, जो ऊर्जा अनुनाद करने में खर्च हो गई, जितनी ये वैल्यू बड़ी होगी उतने वहां पे स्थायित्व ज्यादा आएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी खर्च हुई होगी। और जो ये एनर्जी है, हम इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड, क्या कहते हैं इसको, एक्सपेक्टेड मतलब होता है जो हमें उम्मीद से मिले, और ये क्या है, ये ऑब्जर्व आती है, ये हमें जो प्रैक्टिकली मिल रही है। अगर इन दोनों में अंतर आ जाए तो पक्की बात है वहां रेजोनेंस है,
आ रहा है सबको समझ? देखो इस सवाल है, ये नीट में ऐसे कैसे मिल जाएगा बिल्कुल एज सच। और वो आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, तो आप देखना कि कितनी आनी चाहिए थी और कितनी आ रही है, उनका गैप निकाल देना, उसका नाम रेजोनेंस एनर्जी है। नोट कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी को रेजोनेंस ना है तो कभी उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट यार, गैप इसको रेजोनेंस एनर्जी। लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, लेकिन व्हेन द एक्सपेक्टेड एंथैल्पी and the observed enthalpies are found to be different. When expected enthalpy and the observed enthalpies are found to be different. When expected enthalpy and the observed enthalpies are found to be different, it's an indication of resonance. When expected enthalpy and the observed enthalpies are found to be different, it is an indication of resonance. When expected enthalpy and the observed enthalpies have difference, it is an indication of resonance. And their difference is called, and there, THEIR, there, difference is called resonance energy.
द डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. इट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी. इट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी. जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ना, ये किस चीज की मेजरमेंट है? स्टेबिलिटी की. इसको हिंदी में स्थायित्व कहते हैं. मोर द रेजोनेंस एनर्जी, मोर द स्टेबिलिटी. लेस द रेजोनेंस एनर्जी, लेस द स्टेबिलिटी. ध्यान रखना. आया सबको समझ? ये रेजोनेंस के होने का सबूत होता है. तभी तो मैं आपसे कहता जब भी रेजोनेंस कहीं होगा वहां स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि वहां पे एनर्जी का लॉस हुआ होगा पक्का. इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, एनर्जी का लॉस होगा. देखो जैसे अपने सामने सबूत है. ये फिनिश. नेक्स्ट हेडिंग. अभी सवाल है, अगला पॉइंट है कंडीशंस. अगला हेडिंग है कंडीशंस. कहाँ होता है रेजोनेंस, इसका पता आप कैसे लगाओगे? जितने सारे कंपाउंड है, कैसे पता लगाते हैं कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है? सो हेडिंग इज ऑफ कंडीशंस. तो देखिए इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, कुछ विशेष परिस्थितियों में रेजोनेंस प्ले करता है. देखो इसके लिए कंडीशंस क्या है. इसके लिए पहली बात, देखो ध्यान देना, कंपाउंड में ऐसे बॉन्ड होने चाहिए. जैसे पहला बॉन्ड है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल. अब रुक जाना. इसी कंपाउंड में ऐसे बॉन्ड बने हुए हो, डबल सिंगल डबल इस तरह से, या डबल सिंगल लोन पेयर, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल रेडिकल. देखो ध्यान देना, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच कर गई वहां रेजोनेंस होगा. देखो रेजोनेंस की होने की शर्त है ये, इनमें से कोई भी कंडीशन मैच कर गई वहां पक्का रेजोनेंस होगा. डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल रेडिकल. इस तरह से वहां पे बॉन्डिंग होना नेसेसरी है. ठीक है. और भी होती हैं कंडीशंस, कम से कम ये 5 कंडीशन सबको याद होनी चाहिए. जैसे मान लो हम बेंजीन की बात करते हैं. देखो बेंजीन है हमारे पास, जैसा बेंजीन. देखो ध्यान देना प्लीज सब लोग. इट्स अ बेंजीन. किसने पूछा बेंजीन में रेजोनेंस क्यों होता है? बताओ कौन सी कंडीशन मैच कर रही है? पहली वाली, डबल सिंगल डबल. या ऐसे देख लो डबल सिंगल डबल, या देख लो ऐसे डबल सिंगल, जैसे मर्जी कर लो आप. अपने डबल बॉन्ड को देखो, डबल के बाद सिंगल फिर डबल. अगर कहीं पे डबल सिंगल आ गया डबल, तो आगे रेजोनेंस होगा. और देखो किसी ने सवाल पूछा, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है? कौन सी कंडीशन मैच कर? पहले वाली, डबल सिंगल डबल. शाबाश. किसी ने पूछा क्या इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है? बताओ कौन सी कंडीशन मैच कर रही? सेकंड, डबल सिंगल लोन पेयर. वेरी गुड. किसी ने ऐसे सवाल पूछा, मेरे पास ये आयन है, ये आयन है, क्या ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा? कैसे पता लगा? डबल सिंगल नेगेटिव, हमारी 5वीं कंडीशन मैच कर रही है. ये चौथे वाली. आई बात समझ नहीं आई? किसी ने सवाल कहा क्या इसके अंदर रेजोनेंस होगा? कौन सी कंडीशन मैच कर रही है? 5th वाली, डबल सिंगल रेडिकल. देखो समझ रहे हैं आप? देखो ऐसे पता लगता है रेजोनेंस होगा या नहीं होगा. एक और सवाल, किसी ने ऐसे ही पूछा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? क्यों नहीं हो सकता? कोई कंडीशन मैच ही नहीं कर रही. डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया, 2 सिंगल के आते ही कॉन्जुगेशन टूट गई, मतलब वहां रेजोनेंस नहीं होता. 2 सिंगल के आने से कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, बाकी सब में हो जाएगा. अरे बात समझ. एक बात और इंपॉर्टेंट है, इन 5 के लिए हमारे पास एक सिंगल वर्ड है. सिंगल वर्ड है, अकेला एक शब्द. उस अकेले शब्द के कहने से भी रेजोनेंस हो जाता है. बताओ क्या होता है? कॉन्जुगेशन. क्या कहते हैं उसको? कॉन्जुगेशन. किसी ने अगर पूछा आपसे एक शब्द में रेजोनेंस कब होता है, जब कंपाउंड में क्या होती है? कॉन्जुगेशन होती है. अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, वरना नहीं. इन 5 कंडीशन के लिए एक सिंगल वर्ड है कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का होना नेसेसरी है. समझ पा रहे हो आप? इस शब्द को हम बहुत गहराई में देखेंगे. अभी देखते हैं इसको हिंदी में से कहते हैं संयुग्मन. एक संयुग्मन होना चाहिए एटम्स के बीच में. उस संयुग्मन का मीनिंग आपको बताएंगे. तो अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है, वरना तो रेजोनेंस नहीं. जिस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होती है वहां रेजोनेंस होता है. यहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन थी, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं. समझ गया? कॉन्जुगेशन अगर होगी तो रेजोनेंस होगा, वरना नहीं होगा. ऐसे एक सवाल किसी ने और पूछा, देखते हैं कौन सोच के बता.
देखो, जो जिससे पूछो बताना, बीच में सब बोलना मत एकदम से ना, सबको मौका मिलना चाहिए। देखो, आप पहले ध्यान से देखो। वर्मा जी आप बताओ, वर्मा जी इस कंपाउंड में दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन दिख रही होगी आपको साफ साफ। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है देखो, आराम से पहले अच्छे से देखो, ध्यान से देखो दोनों क्लोरीन्स को। दोनों क्लोरीन में कोई डिफरेंस है? अगर है तो बताओ। कोई डिफरेंस नहीं है, सही बात है, वो भी क्लोरीन वो भी क्लोरीन है, नहीं है, सीएल सीएल है, बिल्कुल एक जैसे तो है। चलो और कोई देखते हैं। मिस्टर विजय, इनमें कोई अंतर है या बिल्कुल सेम? अगर मैं जी कह रहे बिल्कुल सेम है, चलिए बताइए। मिस्टर विजय, आपसे पूछा मैंने, क्या दोनों सीएल एक जैसे हैं या कोई डिफरेंस है? चलो कोई बात नहीं, आप बताएंगे। पर्टिकुलर यू, चुप रहिए, आप बताइए। बड़गांव से आती हैं आप, बताइए। दोनों सीएल में कोई अंतर लग रहा है? दोनों सीएल एक जैसे हैं? वो भी सीएल वो भी सीएल, आपके साथ बैठी है, बता दीजिए। ऊपर, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने कुछ किया? तो अंतर लग रहा है तो बताइए, वरना तो वही कह रहे सी एच टू से बॉन्ड बना रहा हो, ऊपर नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, आप बताएंगे जनता। सर वो कॉन्जुगेशन में है, सीएल ऊपर वाला और नीचे वाला कॉन्जुगेशन। शाबाश, ये डिफरेंस सबसे अच्छा डिफरेंस है। ये वाला सीएल कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल लोन पेयर, और ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर। गुड, और भी डिफरेंस है? जो आप कह रहे हो वो भी डिफरेंस है, तो छोटी सी बात थी। वो सी एच टू से बॉन्ड बना रहा, वो नहीं बना रहा, वो तो दिख रहा था हमें। एक अंतर और भी था, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये sp3 हाइब्रिडाइज का भी जोड़ा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी कह सकता था कोई। लेकिन मुझे सबसे अच्छा आंसर यही लगा, वो कॉन्जुगेशन में है और वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। पता है इसका मतलब ये इसके साथ क्या करने वाला है? रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। बहुत बड़ा अंतर है ये। आपको लगी तो रहा है छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। ये अंतर कुछ इस तरह से है, मान लीजिए जैसे आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, चलो कोई बात नहीं, गुड, अभ्युदय में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बंदा पॉलिटिक्स में होता, आपके चाचा जी एमएलए होते हैं सहारनपुर के। वर्मा जी, आपके चाचा जी सहारनपुर के एमएलए हैं, तो बताओ फिर आपकी बात क्या होती? कुछ, क्या लगता है आपको? अलग ही होती। और क्या, डरना किस बात का? एमएलए है। वैसे चाहे आपके पास बाइक पे नंबर भी ना होता, बाइक पे नंबर प्लेट ना होती, आराम से घूम रहे होते, कोई पुलिस वाला वो पकड़ता, वही बात का बारा, बोलो होता ना होता। एक अलग ही तय होती है, इसे कहते हैं। ये एमएलए मजाक थोड़ी ना, ये होता है। देख लो आप, कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे। मान लो कि घर में कोई पॉलिटिक्स में हो ना, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और ये होता भी है, कॉन्फिडेंस होता है अलग से उनके अंदर। एक आम आदमी बेचारा, तो वही अंतर होता है इन दोनों सीएल के बीच में। ये सीएल बेचारी आम है, आम ऑर्डनरी। ये सीएल आम नहीं है। किसके साथ है? ये कहाँ है? ये कॉन्जुगेशन में है। ये कह रही मैं रेजोनेंस करती हूँ, मेरा उठना बैठना है। इसका उठना बैठना है तो कुछ भी नहीं, ऑर्डनरी। तो डिफरेंस है भाई वर्मा जी, दोनों में बहुत अंतर है। आप कहते हैं सेम है, तो जो कल साहब बता रही थी वो भी कोई अच्छा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ज्यादा अच्छा था। तो कह रहे नहीं हो, तो ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है, आया समझ? ठीक है। अच्छा, एक और सवाल पूछे, देखते हैं किसे क्लिक करेगा। देखो सोच के बताना, देखते हैं। अभी मैंने थोड़े पहले क्लास की, कोई बच्चे चले गए शायद, है ना? चलो, दोनों को देख के बताओ, दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? ज्यादा बेसिक, ज्यादा बेसिक। अभी थोड़ी देर पहले बेसिक को लेके लेक्चर हुआ हमारा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, अभी हमारा एक क्लास में लेक्चर ये हुआ है। ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों? पीछे मत बोलना, लगा सब दिमाग, ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों? आप ही बताइए। स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? छवि, तो छवि जी बताइए, ज्यादा बेसिक कौन है? अभी थोड़े पहले बेसिक के ऊपर लेक्चर हुआ कि बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको सोच के थोड़ा सा बताओ। नीचे वाला बेसिक है पक्का? लॉक कर दे बिल्कुल? क्यों? हाँ बताओ बताओ क्यों। आप बताओ, साथ में बैठिए, ज्यादा बेसिक कौन है? ऊपर वाला, नीचे वाला? आपके अकॉर्डिंग?
क्यों? क्यों ऊपर वाले में क्या दिक्कत है? डेंसिटी तो वहां चलिए कोई बात नहीं। आपने कुछ किया ज्यादा बेसिक कौन ऊपर नीचे वाला बताओ। आप बताना चाहते हैं जी आप बताएं। आपने कुछ किया था मिस्टर विजय। विजय विजय कैसे होगी? तो विजय के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा बेसिक कौन है ऊपर वाला नीचे वाला? इसका आंसर है नीचे वाला। क्योंकि ऊपर वाला कॉन्जुगेशन में है डबल सिंगल लोन पेयर। क्या करेगा? क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये ऐसे ही बैठा रहेगा। डेंसिटी मेंटेन रहेगी। उसकी डेंसिटी घट गई क्योंकि उसने रेजोनेंस करना शुरू कर दिया। तो उसके इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। अभी कराएंगे, आपको चीजें नहीं मालूम तो करा देंगे। तो ज्यादा बेसिक ये है। आया समझ? और रेजोनेंस कर रहा है ना, सोच के देखो आप। रेजोनेंस से उसे घूमना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं वो कंजुगेशन में है, रेजोनेंस करेगा तो घूमेगा। कभी इधर कभी इधर कभी इधर। नीचे वाला ऐसे के ऐसे ही बैठा रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। नोट करो। नोट कर लें कहाँ रेजोनेंस हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। लेकिन फाइनल ये है कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा सबको आ गया समझ। कैसे पता लगाते हैं? ठीक है। ये कंडीशन देख लिया करें बस। इन कंडीशन से बहुत हेल्प मिल जाती है। इन कंडीशन से ही पता लगता है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छे से क्लैरिटी हो। और अच्छे से रट डालना ये बहुत जरूरी होता है। अगला हेडिंग नोट कीजिए इसके बाद।
पहला हेडिंग होता है रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। पहला हेडिंग होता है रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। हिंदी में कहते हैं इसको अनुवादी संरचनाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। The article is resonating और canonical structures। हिंदी में कहते हैं इसको अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। देखो जरा ध्यान दें, जैसे किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हुआ, मान लीजिए किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हुआ, तो रेजोनेंस करने से ना उसकी बहुत सारी संरचनाएं बन जाती हैं। जैसे बेंजीन की नहीं बन रही थी, यहाँ देखो सब बच्चे, बेंजीन की भी संरचना बन रही थी। एक कंपाउंड की बहुत सारी संरचनाएं बन जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ देखें सब बच्चे, जब भी रेजोनेंस होगा एक कंपाउंड की बहुत सारी संरचनाएं बन जाएंगी। जैसे भी बेंजीन की बात कर रहे थे, देखो बेंजीन में रेजोनेंस हो, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को पता है घूम के कभी यहाँ आए, फिर ये आगे चले गए, फिर आगे चले गए, तो बेंजीन ने अपने आप को ऐसे बना लिया। ये जो बेंजीन की नई संरचना बन के आई, हम इन्हें क्या कहेंगे? ये कौन है? ये रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है ये? रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस से बनते हैं उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बोलो फाइनल हुआ? एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं? क्या होता है इमेजिनरी? काल्पनिक। ये कल्पनाएं हैं हमारी, ये स्ट्रक्चर हमारी कल्पनाएं हैं। पता रियल क्या होता है? रियल इनका मिक्सचर। उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं इसको? देखो बहुत चीजें आपकी कमजोर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको ना। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। भाई हम सब कहते हैं भगवान होता है, वो भी रिलीजन की बात करें, सब भगवान है, बहुत विश्वास करते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान। क्या किसी ने भगवान को देखा? फिर फिर भगवान है कैसे पता लग रहा है भगवान है? हाँ, ये हमारी इमेजिनेशन, ये हमारी कल्पना है कि भगवान है कुछ, उसको हम महसूस कर सकते हैं। भाई जैसे मान लो आपको प्रॉब्लम आए और आपने कह दिया भगवान इसको ठीक कर दे, और वो चीज ठीक हो गई, तो आपका विश्वास बन गया इसका तो भगवान होता है। दैट्स अ पॉइंट। बोलो होता नहीं होता? सबके साथ ऐसे ही है। हर एक को कोई ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रे करता है और उसकी भी बात पूरी हो जाती है, उसको लगता है भगवान है। तो ये हम महसूस ही तो करते हैं। सबका अपना अपना विश्वास है। आप किसी को तो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, वो मानेगा ही नहीं आपकी बात, वो कहेगा हाँ है। तो भगवान का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, हमारा काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है हमारी कि भगवान कुछ है। ओके, तो उसके बहुत से नाम है, चाहे उसको प्रकृति कह दो, नेचर कह दो, कुछ भी कह दो, तो हम भगवान को मानते हैं भगवान है, लेकिन देखा तो किसी ने नहीं। ऐसे ही जितनी हमारी स्ट्रक्चर है, ये हमने देखी नहीं है, ये सारी हमारी कल्पना है, इमेजिनरी है। लेकिन जो इनका मिक्सचर है, मिक्सचर, मिक्सचर मीन्स इसको लिया, सबको मिला दिया, वो है असली, वो है रियल, वास्तविक। उसे क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं उसको? आपने देखा बेंजीन को ऐसे बनाया जाता है, ये डॉक्टर दिखाना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? होता क्या है? होता क्या है? ये बॉन्ड एक बार तो डबल होता है, अगली बार ये सिंगल हो जाता है। तो उनका एवरेज कितना बैठता है? इनका एवरेज कितना बैठता है? 1.5। ये वाला बॉन्ड ना तो डबल रहा ना सिंगल रहा, 1.5 हो गया डबल और सिंगल के बीच में। इसलिए इसको डॉटेड ऐसे दिखाते हैं, देखो पर को बोले ये बॉन्ड कैसा है? ना तो सिंगल, ना पूरा डबल, डबल और सिंगल के बीच में। मैथ समझ रहे हो? मैथ्स मैथ्स लग रहा है? हमने सारे बॉन्ड कैसे बना रखे हैं? पार्शियल डबल। कैसे बना रखे हैं? पार्शियल डबल। हिंदी में कहते हैं आंशिक डबल। ये सारे बॉन्ड पार्शियल डबल हो गए, ये सबसे मेन चीज। ये सारे बॉन्ड पार्शियल डबल हो गए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पार्शियल डबल होना इस बात का संकेत है कि यहाँ रेजोनेंस है। देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, देखो व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस,
When resonance takes place, various structures form. When resonance takes place, various structures form called resonating or canonical structures. Called resonating or canonical structures. Called resonating or canonical structures. These are imaginary. These are imaginary. These are imaginary. But their mixture is real. These are imaginary, but their their mixture is real. But their mixture is real, called resonance hybrid. These are imaginary, but their mixture is real, called resonance hybrid. But their mixture is real, called resonance hybrid. Let's stop. This hybrid explains. This hybrid explains all the properties of compounds. This hybrid explains all the properties of compounds. This hybrid explains all the properties of compounds. Got it? ये हाइब्रिड क्या करता है? ये कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है. ठीक है? अगर किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसमें रेजोनेंस हो रहा हो तो आपको उसका हाइब्रिड पढ़ना पड़ेगा. हाइब्रिड, वो हाइब्रिड क्या करेगा? वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देगा. आपको मेरी बात आ रही है समझ? बात को सुनिए ध्यान से. ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करेगा. प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ये नहीं करेगा. कौन एक्सप्लेन करेगा? हाइब्रिड करेगा. हाइब्रिड. अगला पॉइंट नोट करो. These structures have equal number of electrons. These structures have equal number of electrons. These structures may or may not be equally stable. These structures may or may not be equally stable. These structures may or may not be equally stable. These structures may or may not be equally stable. These structures may or may not be equally stable. These structures may or may not be equally stable. और एक बात और है, their contribution, their contribution towards hybrid, their contribution towards hybrid depends upon stability. Their contribution towards hybrid depends upon stability. देखो इन सेंटेंसेस को समझो. ये जितने भी स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं, देखो ये संरचनाएं बन के आ रही है. क्या खास बात है? सबके पास इलेक्ट्रॉन्स बराबर है. जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं उतने इसके पास. सिर्फ क्या अंतर है? इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदल रहे हैं. है इलेक्ट्रॉन उतने ही. जितने इलेक्ट्रॉन एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, सिर्फ उनकी पोजीशन बदल रही. और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार. दे मे और मे नॉट बी इक्वली स्टेबल. स्ट्रक्चर बराबर स्टेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते. और जितना को स्टेबल ज्यादा होगा, जितना स्टेबल ज्यादा होगा उतना वो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट. देखो इस सेंटेंस समझो. क्या होता है कंट्रीब्यूट करना? क्या होता है कंट्रीब्यूशन? हिस्सा देना. सुनो आपने, कंट्रीब्यूट करो. पार्टी करनी है तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कल न्यू ईयर की पार्टी है सुबह. कल आपको नए साल की पार्टी करनी है तो अकेले आदमी पैसे खर्च करेगा. सब मिलकर पार्टी पैसे देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. कंट्रीब्यूशन. अब हिस्सा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जितना स्टेबल ज्यादा हुआ. अरे भाई आप 8-10 फ्रेंड है, एक फ्रेंड बहुत रिच है, उसमें तो ज्यादा जी एमएलए है, तो आप उससे क्या गए ज्यादा पैसे मिला रहे तो मोटी पार्टी है.
कहोगे नहीं कहोगे? ज्यादा पैसे तू मिला, तू मोटी पार्टी है, वो भी अगर ठीक है डबल पैसे दे रहा हूं। बोलो ऐसा होता नहीं होता है, सारे उसी से ले लेंगे, ये भी कोशिश करेंगे, शाबाश, ऐसी होना चाहिए। तो वर्मा जी कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि जितना जितना स्टेबल ज्यादा, उतना कंट्रीब्यूशन ज्यादा। बोलो है नहीं है? आप में से किसी का नीट में सिलेक्शन हो गया और आपको कर रही पार्टी, क्या बोलेंगे? यार तू सारे पैसे, तू खुश होना, डॉक्टर बन चुका, सिलेक्शन हो गया तेरा, तू ज्यादा पैसे मिला, ये है हुआ है। तो कहने का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, सोच के देखो कभी इस बात को। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल लाइफ में सब चीजें होती है, वो चीजें वहां मिलती है। अगला पॉइंट और है, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर नोट करो, हेडिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बनता है, कौन स्टेबल ज्यादा है, कौन स्टेबल कम है? देखो उसका क्राइटेरिया क्या है, देखो कैसे पता लगाते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में। जो चार्जलेस होता है, चार्जलेस, चार्जलेस, चार्जलेस स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? चार्जलेस, आवेश रहित। उसके बाद जहां पे सबका ऑक्टेट पूरा होगा, उसका नंबर आता है। और सबसे लास्ट में क्या आता है? फेवरेबल चार्ज। क्या आता है? फेवरेबल चार्ज। देखो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का घटता हुआ क्रम। पहली बात, मोस्ट स्टेबल कौन है? जो चार्जलेस है, आवेश रहित है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? जहां पे सबका अष्टक पूरा है। और थर्ड नंबर पे कौन आएगा? फेवरेबल चार्ज। क्या होता है फेवरेबल? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव चार्ज। ऐसे पता लगाते हैं स्टेबिलिटी। ध्यान रखना, नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्वेश्चंस लाओ इनके ऊपर, आपको क्वेश्चन करने ज्यादा नहीं है ना। तो आप न्यू ईयर पार्टी वार्टी मत करना, जो पैसे पार्टी में खर्च करो ना वर्मा जी, एक बुक खरीदना उसकी बहुत अच्छी मिलेगी। नहीं, ऐसा होता नहीं, बट जनरल तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसको हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलते हैं। आगे ऐसा कुछ समझ, ऐसे पता लगाते हैं स्टेबिलिटी का। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, नोट करें। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। दो तरह का रेजोनेंस होता है, एक प्लस आर, एक माइनस आर। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। एक का नाम प्लस आर, एक का नाम माइनस आर। देखो उसका पता कैसे लगता है प्लस आर कौन है, माइनस आर कौन है? देखो, आप एक ग्रुप लो, उसको रिंग से अटैच कर दो। देखो आपने एक ग्रुप है, इसको रिंग से अटैच कर दिया। देखो ध्यान देना, देखो ये ग्रुप क्या करेगा। देखो डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, ये पक्का रेजोनेंस करेगा। देखो रेजोनेंस ऐसे करेगा, पूरा पेयर यहाँ आएगा, ये पेयर आगे चला जाएगा। तो ये कौन सा रेजोनेंस हुआ? प्लस आर। क्या कहेंगे इसको? प्लस आर। ऐसे ही पूरा पेयर यहाँ आएगा, ये आगे चला जाएगा। कौन सा रेजोनेंस हुआ? प्लस आर। ये भी प्लस आर है, अपने में से इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो। एक और पॉसिबिलिटी है, आपने ग्रुप को रिंग से लगाया, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है, वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सब बच्चे यहाँ पर देखें, देखो रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये माइनस आर कर रहा है। जब कोई रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो माइनस आर कर रहा है। मान लो मेरे पास एक ग्रुप है नाइट्रो, देखो नाइट्रो भी ऐसे ही करता है, नाइट्रो ग्रुप भी ऐसे ही करता है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है? माइनस आर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस। और रिंग को इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है? प्लस आर। अंतर आ रहा है दोनों में समझ? तो वो ग्रुप प्लस आर करता है या माइनस आर करता है, नोट कर ले सब इसको। आपका रेजोनेंस ही पूरा हो गया, लिख लीजिए इसको।
आगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हमारा अगला इफेक्ट होता है, इसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हेडिंग है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी को बोलते हैं बेकर नेथन इफेक्ट। बेकर नेथन इफेक्ट, देखो इसका अनदर नेम होता है बेकर नेथन इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इनको स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो हाइपर से कुछ इंडिकेशन मिल रहा है आपको, जैसे कुछ ही बहुत एक लिमिट से ऊपर होता है उसको हाइपर कहते हैं। हाइपर, डोंट बी हाइपर बोलते हैं ना, कुछ कुछ ज्यादा ही हो रही तो उसको हाइपर बोलते हैं। आज जैसे आज सर्दी बहुत है तो आज हाइपर सिचुएशन है, हाइपर, ठंड बहुत ज्यादा हो गई आज, अनटॉलरेबल हो रहा है, तो ऐसा हाइपर है। देखो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये भी डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन पता है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होता है, सिग्मा। अभी हमने क्या पढ़ा था, डीलोकलाइजेशन किसका हुआ था, पाई का, अब सिग्मा का हो रहा है। जबकि सिग्मा घूमते नहीं केमिस्ट्री में, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा घूमना एक तरह सरप्राइज होता है, सरप्राइज कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूम कैसे गए। इसे केमिस्ट्री ने इसका नाम क्या रखा, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक स्टंड होने वाली बात है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जबकि सिग्मा घूमते नहीं। इसे केमिस्ट्री इसको कहती है हाइपर कॉन्जुगेशन। रेयर केस में सिग्मा घूम सकते हैं, इसका नाम हाइपर कॉन्जुगेशन रखा हुआ है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यहाँ पे वहां पर हुआ था, यहाँ पर भी हो रहा है। वहां स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ भी स्टेबिलिटी आती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। देखो इससे भी स्टेबिलिटी आ रही है, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इससे भी स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी आती है। बट ये होता कहाँ है, अब देखो इसकी कंडीशन देखो, अब ये कहाँ होता है। पहले से एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रोपीन है, प्रोपीन। चलो एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, एक कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। देखो इसमें इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रही है, देखो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। छोटा एक सवाल पूछूंगा, देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, अगर यहाँ पर आना चाहें तो क्या आ सकते हैं, आ सकते हैं, बड़े आराम से सकते हैं। कैसे, एक तो जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दूसरी बात है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp sp2 है इसका हाइब्रिडाइजेशन। sp2 वाले के पास एक p ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से नीचे आ सकते हैं। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बहुत ही आराम से नीचे आ सकते हैं और ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। दूसरी बात, जब ऐसा होगा ना, अब वापस आना चाहे तो वापस जा भी सकते हैं। कहने का मतलब पता क्या, देखो सोचना आप, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कभी यहाँ आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। अगली बार इसका नंबर आ जाएगा, अगली बार इसका नंबर आ जाएगा। इस कंपाउंड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए फ्री है। अब समझ पा रहे हैं, देखो दोबारा देखो, यही है सबसे मेन केमिस्ट्री। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, क्या ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं। ये कार्बन पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, इस कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। ये कह रहा है मेरा पी कक्षा खाली है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे में रूम सारे, ये बच्चे देखो सीट खाली पड़ी है। कुछ बच्चे विद्या में और आना चाहे तो आ जाए, मोस्ट वेलकम, मना ही नहीं करेंगे, आ जाओ। आप पूरा रूम भर जाए तो मना कर देंगे, जगह नहीं है हमारे पास। ऐसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहे तो आ जाए, इस कार्बन ने मना कर, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये मना कर भी नहीं सकता है, तो कहता है जाओ, जाना अलाउड है। फिर वापिस आना चाहे तो वापिस आ सकते हैं। यह हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। और देखिए प्रोपीन, किसी ने कहा क्या प्रोपीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, देखो ध्यान से, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, सोच के बताओ क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसका ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है।
इसको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, इस पेयर को आगे भेजना पड़ेगा, आ जाएंगे। देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, और ये मना भी नहीं कर सकता क्योंकि इसकी नेगेटिविटी क्या है, कम है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो समझो आराम से, देखिए थोड़ा तो ना आपको बुक से रीडिंग करनी चाहिए। हम इसको नेक्स्ट क्लास में और ढंग से फिर देखेंगे, और डिटेल में देखेंगे। अब घर से इसको पढ़ के शुरू आना, परसों आएंगे। अब क्लियर हो रहा है? इसमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन प्ले कर रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर है, आगे चले गए सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाई। तो बेसिकली इसका नाम केमिस्ट्री में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ये क्या चीज है? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। अगर आप ध्यान से देखें, रेजोनेंस जैसा ही टॉपिक है बिल्कुल। जैसे रेजोनेंस में क्या बनती थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से क्या बन रही है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगली बार ये पेयर यहाँ आएगा, ये फिर यहाँ चला जाएगा, H प्लस फिर इससे बॉन्डिंग कर लेगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग है। बार बार सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूम रहेंगे, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूमने का नाम ही हाइपर कंजुगेशन होता है। एक बार आप इसे नोट करो प्लीज, बनाओ। ठीक है, इसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, जस्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आती इससे भी स्टेबिलिटी है। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल ये रेजोनेंस का आर्टिकल ही है, इससे स्टेबिलिटी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। बोलो आ रहा है कुछ समझ? एक बार लिखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो सबसे मेन चीज हम यहाँ पे नोट करने वाली, तो समझ नहीं है। नोट कर लें सब लोग फटाफट। ओके, सबने कॉपी कर लिया? देखो अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइपर कंजुगेशन कब होगा। नोट कर लीजिए हेडिंग कंडीशंस। जो कंडीशंस अल्टीमेट है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाइपर कंजुगेशन कब होगा। देखो इसकी कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये है, देखो अगर आपने चार इफेक्ट पढ़े तो चारों के अंडरस्टैंडिंग कौन सा इफेक्ट कहाँ हुआ करेगा। इंडक्टिव कहाँ हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक कहाँ हुआ, रेजोनेंस कहाँ हुआ, हाइपर कंजुगेशन कहाँ हुआ। जब आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, आपके सामने क्वेश्चंस आया करेंगे कि इस कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट प्ले कर रहा है। देखो अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, उनको फील करना। पहली बात, इस कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन नीचे आए थे ना, तो इस कार्बन ने नीचे आने से मना नहीं किया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2। देखो चाहे तो sp2 हो और चाहे sp हो, इनमें से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ऐसे एटम इलेक्ट्रॉन को नीचे आने से मना नहीं करते, वो अपने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात, ऐसे हाइड्रोजन्स भी होने चाहिए। पता है इन हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलते हैं? ये कंपाउंड का होता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। जो फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन है उसका नाम अल्फा कार्बन होता है। उससे अगले वाला कार्बन बीटा, उससे अगले वाला कार्बन गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा। ये केमिस्ट्री का रूल है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं,
इनका अल्टीमेट रोल है अल्फा हाइड्रोजन्स, क्या कहते हैं इनको, नो, ये कंडीशन मैच होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपाउंड के पास sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन हुआ प्लस अल्फा हाइड्रोजन हुए, दोनों चीज वहां पर हुई, तो हाइपर कंजुगेशन होगा। अगर दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्यों? ऐसे एच इलेक्ट्रॉन को नीचे आने से मना नहीं करते, और ये कार्बन नीचे आना अलाउड कर देता है, वो कह रहा कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो इसलिए इन दोनों का होना नेसेसरी होता है। और एक बात और भी है, जितने ऐसे एल्फेच ज्यादा होते हैं, जितने ऐसे एल्फेच ज्यादा होते हैं, उतनी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनती है, और उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उतनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा जितने ऐसे एल्फेच ज्यादा होंगे। मोर द एल्फेच, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर द स्टेबिलिटी। नोट कर लो इसको प्लीज, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अल्टीमेट आर्टिकल। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। देखो देखो प्रैक्टिस की जरूरत है यहाँ पर ना, आपको क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस यहाँ करने के लिए इतने यहाँ है। मैंने कहा था आपको पहले सेंड करूंगा, मैं कल नहीं आया था, आज मैं कोशिश करता हूँ, आज जरूर भेजूंगा आपके ग्रुप पे ना, मैं पूरी पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, आज बिल्कुल पक्का है। कौन कौन से क्वेश्चंस करने ये भी बता दूंगा मैं आपको। तो फिर ये फिनिश हो गया हमारा, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, नोट कर लो इसको आप। ये हाइपर कंजुगेशन किस कंडीशन में होगा, किस केस में हाइपर कंजुगेशन प्ले करेगा, सबको क्लैरिटीज होनी चाहिए। हमारे सारे फैक्ट्स पूरे हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा नेक्स्ट क्लास में, वो होगा इंटरमीडिएट्स को लेके, और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बाद फिर हम एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, देखो अच्छे से ना घर टाइम देना, सब इसको पढ़ना। मे भी आप में से किसी को समझ आएगा कि रीडिंग करे, पढ़े। आजकल यूट्यूब पे इतनी वीडियोस होती है, उनकी भी हेल्प ले सकते हो आप। क्या चीज हो रही है, कैसे फिनोमेना हो रहा है, रेजोनेंस नहीं समझ आया, कुछ नहीं आया तो वहां से पढ़ के देख लो, बट टाइम देने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। जरा सा इसमें इफ एंड बट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चारों इफेक्ट पूरे हो गए हमारे आज। बताओ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोमेरिक में क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस में क्या हुआ था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हाइपर कंजुगेशन में क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। शुरू के दो इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, बाद के दो इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन। ज्यादा इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन, इसलिए ये इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होते हैं। अच्छा, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में कौन स्ट्रॉन्गर है, रेजोनेंस, क्योंकि वहां पाई घूम रहे हैं और यहाँ पे कौन से घूम रहे हैं, और पाई के लिए घूमना क्या होता है, आसान होता है। ये लाइन भी लिख लो आप, लिख लो सेंटेंस, रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन। आया सबको समझ, रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन। ठीक है बच्चों, बस फिर आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।